अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर होने वाली चेंजेस अनसर्टन सी हैं, लेकिन उससे पहले जब आप बात कर देते हैं तो समझ आने लग जाती है कि सूरत हाल किस सतह पर जाएगी, किस नहज पे जाएगी। और अगर हम स्पेसिफ़िकली किसी एक इशू की बात करें तो वो है द रेलेवेंस ऑफ मौलाना फजल रहमान इन दिस सिस्टम। कुछ अरसे से वो नाराज़ थे। उससे पहले जब भी कोई हुकूमत बनती थी वो होता ही नहीं था कि मौलाना के बगैर बने। अब ये भी सारा सेज जो सजाया गया ये मौलाना की मदद से सजाएगा। PDM का प्लेटफॉर्म, एहतजाजी तहरीकें चलीं और इमरान खान साहब रुखसत हुए, ये सब मौलाना के किरदार से मुमकिन हुआ। अब जब सिस्टम आया तो उसमें मौलाना कहीं थे ही नहीं। आपने नोट किया, आपने भी बात की, एकदम ये हुआ कि PTI और मौलाना ऐसे लगा एक होने लगे हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि एक हो पाएंगे, तहरीक मिल के चलाएंगे, तो आपने क्या कहा, प्रिडिक्ट क्या किया था, वो सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है ये बैड स्ट्रेटजी रही है इस्टेब्लिशमेंट की। अगर अकोमोडेट कर लेते तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अकोमोडेशन की। 2-3 मिनिस्ट्रीज मिल जाती तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी लड़ाई घाटे का सौदा नहीं था अगर कर ले तो। नहीं था। और यही मैं समझता हूँ कि सस्ता सौदा था, ये कर लेते तो बेहतर था। अभी भी लेट नहीं है और इनको करना चाहिए अगर इनका लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्योंकि मौलाना ये जो जलसे कर रहे हैं इट्स अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। और मौलाना दिन ब दिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और भी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो बातें कर लेंगे लेकिन PTI की तरफ नहीं जाएंगे, ये आपका एनालिसिस है। 100% नहीं जाएंगे। वेरी राइट। वो अपना करें या अपना करेंगे, क्योंकि ये अपना प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपना। फिर ये होगा ना कि अगर ज़्यादा प्रेशर बन गया दोनों तरफ से तो फिर किसी एक के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। PTI के साथ तो बात होगी नहीं, तो फिर इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इस हुकूमत के दो बड़े सियासी चैलेंजेस थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा मौलाना फजल रहमान। ये चैलेंज बनते जा रहे थे। लेकिन अब जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौलाना साहब से मुलाकात हुई है और कुछ इत्तलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब से भी मौलाना मिले हैं, तो इसका क्या मतलब, मौलाना मनाओ मिशन जो है वो शुरू हो चुका है किसी के इशारे पर, या मेरा ख्याल है कुछ बातें हमने जो की हैं कुछ लोगों ने शायद सुन ली हों कि ऐसे ऐसे कर लें कि सौदा सस्ता था। हाँ। अभी भी देर नहीं है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा कि डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात हुई है, वो नून लीग के हैं ना। जी जी। और फिर आपने कहा कि शायद मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई है। हाँ, ये भी कुछ शफाएँ चल रही हैं जी। तो बात यह है कि अब रह क्या गया है, अब क्या रह गया है किस मामले में? कि भाई वो जाहिर है मौलाना ने कोई डिमांड्स रखी होंगी, वो नहीं क्या तो हो फिर सकती मौलाना की मीटिंग किसके साथ रह गई है? अब जाहिर है बड़ों के साथ। हाँ, तो कौन सा बड़ा है जिसके साथ रह गई है? वो आपने अपने एनालिसिस में कहा था कि मियाँ साहब। तो अब तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकी सब दुनिया इधर की उधर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, आपने कह दिया ना। हाँ, तो अब मियाँ साहब से आपने कहा था। तो हो जाएगी मुलाकात। अच्छा, और उसका क्या मतलब होगा कि अब मौलाना इन है? मौलाना आउट नहीं होंगे। आउट नहीं होंगे। इन होंगे या नहीं होंगे वो तो बात की बात है ना। हाँ। वो तो लेन देन चलेगी ना। यानी PTI को चिट्टा जवाब नहीं। हाँ। ये देखें ना, अगेन ऐसे नहीं होगा। अच्छा, मौलाना ने अब अपनी जो कार्रवाई अनाउंस की है ना, हाँ। वो करेंगे, बड़े बड़े जलसे जुलूस करेंगे। अच्छा। और फिर लाहौर जाके करेंगे। ये क्या बात हुई, ये नहीं समझ आ। यही तो है। उसके बाद हाँ। फिर मीटिंग हो सकती है। अच्छा। फिर मतलब है कि अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा के फिर जब मीटिंग होगी मियाँ साहब के साथ तो बात भी कोई मज़े की होगी ना। ऐਵੇਂ हवा में बातें करना तो कोई फ़ायदा कोई नहीं, वो तो होती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है मौलाना अपनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ, अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे पहले। अच्छा। जलसे बड़े बड़े करेंगे, उसमें धज्जियाँ उड़ाएंगे सबकी। अच्छा। 2-3 बातें वो कहेंगे। एक तो ये कहेंगे कि जी हमारे साथ हाथ हो गया इलेक्शन में, और आप पहली बात तो ये करेंगे। दूसरी बात वो ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कहेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। हाँ। वो ये कहेंगे कि इमरान खान को हुकूमत दे दें आप क्यों ये हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, जाली हुकूमत, और आप क्यों गाली खा रहे हैं सबसे? मियाँ साहब से कहेंगे? मेरा ख्याल है वो उनका मौक़िफ़ यही है कि ये आपने बड़ा बुरा सौदा किया है, क्योंकि आप हुकूमत तो आपने ले ली मगर गाली पड़ रही है आपको जी। और कल परसों जब भी इलेक्शन होंगे आप उड़ जाएंगे। ठीक। हम आपके साथ अगर खड़े होते हैं तो फिर हमारा भी वही असर होगा। तो पहली बात तो ये है कि वो कहेंगे हम एहतजाज कर रहे हैं
एहतजाज का ये मतलब नहीं है कि हम पीटीआई के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो मौलाना का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है ना आयशा कि केपी में धांधली हुई है, और धांधली वहाँ किसने की है? पीटीआई ने की है ना। अच्छा, वो बिकॉज पीटीआई स्वीप कर गई है ना, वो कहते हैं पीटीआई ने वहाँ धांधली की है। हाँ, लेकिन वो एहतजाज सिंध में करते हैं। हाँ नहीं, वो एहतजाज सारी जगह पे करेंगे ना, बिकॉज वो ये कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पहले भी ये कहा था कि ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए आपको। ये तो बार बार उन्होंने कहा ये मत लें, अब बाहर बैठे, इनको चलाने दें। जो बड़े ठेकेदार बनते हैं जैसे भी चलाते हैं चलाएं, गाली खानी है तो ये खाएं। एक तरह से नवाज शरीफ साहब के हम ख्याल ना हुए मौलाना तो साहब? है ना, फिर मगर क्या होगा? हाँ, मगर बात यह है कि अब मियाँ साहब तो अंदर बैठे हुए हैं ना सिस्टम के, मरियम सिस्टम नवाज के, साहिबा की सूरत मरियम में की वजह से और जी। भाई की वजह से वो तो इस सिस्टम के अंदर है, मौलाना सिस्टम के बाहर हैं। जी। तो अब एक ही तरीका है ना कि मौलाना को सिस्टम के अंदर लाया जाए, ताकि मौलाना का जो कंप्लेंट है वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए या दब जाए। या दब जाए। तो मैं तो यही एडवाइस कर रहा था कि मौलाना के साथ बैठ के बातचीत हो जाए, उनको मना लिया जाए कि आप बाहर बैठ के ना गाली दें, अंदर आके बात करें हमारे साथ बैठें, कैबिनेट में बैठें, आप फलानी जगह पे बैठें, फलानी जगह पे बैठें, और फिर हमें एडवाइस भी दें, ये भी करें वो भी करें। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलाना खौफज़दा हैं कि अगली इलेक्शन जब भी होगी कि उसमें क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस दफ़ा तो उनको आउट कर दिया, आउट हो गए ना जी। नून लीग भी आउट थी, वो इन हो गई है, मौलाना आउट थे, वो इन नहीं हुए। ठीक, तो आगे क्या जाके होगा? तो इसलिए वो देखिए हर पार्टी को सोचना पड़ता है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। मौलाना का स्ट्रीट पावर तो है, मगर वोटिंग पावर जो है ना वो सिर्फ कुछ इलाकों में है और बाकी नहीं है। अब उनके लिए केपी बहुत अहम है। केपी में पीटीआई स्वीप कर गई है। मौलाना का ये कहना है कि उनके साथ पीटीआई ने हाथ किया वहाँ, ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया। वो कहते हैं कि वहाँ पीटीआई ने धांधली की है, बिकॉज पावर था पीटीआई के पास, और इस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प नहीं की मौलाना की। जी। जैसे उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की हेल्प की है, ये उनका कहना है। तो शायद तवक्को ये थी कि हमारी भी थोड़ी सी हेल्प कर देते, वो हुई नहीं। और पीटीआई ने जो रिगिंग करनी थी छोटी मोटी वो कर ली उन्होंने, वैसे ही सपोर्ट भी था। तो अब ये मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग है ये बड़ी ज़रूरी है। अब मेरा ख्याल है मियाँ साहब का और मौलाना का रब्ता हो चुका है। अच्छा, हाँ, आई थिंक हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब आगे जाके मुलाकात भी हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि उसके बगैर बात आगे नहीं मिलेगी, मगर उससे कबल मौलाना अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, कितना मैं तकड़ा हूँ। और वो अभी किसी सूरत में भी वो पीटीआई से दूर नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, साथ साथ चलेंगे। क्योंकि देखिए ना इशू तो वही है ना, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जिन्होंने रिगिंग की है उनको निकाला है वहाँ से, उनके साथ कैसे ज्वाइन? झगड़ा उनका वहीं का है ना, केपी का है। हाँ, तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सी फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करे। अच्छा। जो कि वो हेल्प नहीं हो रही ना इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट तो आपे पसूड़ी पे ही हाँ। कि आ रहे ने कि जा रहे ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें अब मौलाना करेंगे। हाँ। और मैं तो यही समझता हूँ कि मियाँ साहब को थोड़ी सी अकोमोडेशन शो करनी चाहिए और मौलाना को साथ लेके चलना चाहिए। तो बड़ी पुराने रिश्ते हैं इनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मौलाना के, गहरे ताल्लुकात। और वैसे मौलाना दुखी है क्योंकि मियाँ साहब ने एक दो दफ़ा इनकी बात नहीं मानी। जी। अब मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी पछताते होंगे। अब बात मान लेंगे, मेरा ख्याल है बात समझ लेंगे, फिर भाई को भी कहेंगे। अच्छा। फिर भाई आगे एस्टैब्लिशमेंट से बात करेगा एंड सो ऑन। अच्छा, यानी ये वाया बटिंडा जाएंगे। हाँ, नहीं मतलब ये और रास्ता नहीं है ना। आपने कहा था कि इनकी जरूरत नहीं रही सिस्टम को, मौलाना साहब की। हाँ, मगर ज़रूरत है ना, क्योंकि नेगेटिव रोल तो कर सकते हैं ना, डिस्टेबलाइज तो कर सकते हैं। अच्छा। अब मौलाना ने, आपको याद होगा कि जब नया इमरान खान की हुकूमत आई थी तो मौलाना एक बहुत बड़ा मजमा लेके लॉन्ग मार्च लेके गए थे, जब वादे हुए थे परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात ने उनसे। ठीक। हाँ, हाँ। और फिर धोखा इनके साथ हो गया। हाँ, वो कह रहे हो गया थे। ना। हाँ। तो अब ये हो सकता है कि अभी उनका कुछ झगड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इतना झगड़ा उनका पीटीआई के साथ ही है। मगर उनको गुस्सा इस बात का है कि ये जो सारा इंतजामिया जो बना है, हाइब्रिड रजीम बनी है, उसको बिल्कुल आउट कर दिया इनको। और आउट करने वालों से बात करने के लिए उन्होंने उनका कंधा इस्तेमाल किया जिनके साथ झगड़ा है। जी, ऐसी सियासत में होता है ना। वाओ,
This is part of politics. The enemy of my enemy is my Friend. Are they gonna be friends? तो क्या बना पीटीआई के साथ, मतलब PTI के साथ कुछ नहीं धचका होगा। नहीं है पीटीआई के लिए ये कि क्या? मौलाना अलग हो गए? हालांकि मौलाना की ताकत इस्तेमाल की जा सकती थी वजन डालने के लिए हाँ, पीटीआई। मगर मौलाना जो है ना वो अपनी ताकत अपने लिए रखेंगे, वो कभी भी अपनी ताकत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे इन द सपोर्ट ऑफ पीटीआई। ओके, ये आपने प्रिडिक्ट भी किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा सकते मौलाना। नहीं, वो बात करेंगे हाँ अपने प्लेटफॉर्म से, जी। मगर जो है पीटीआई के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। सो ये इन अ वे माजी की नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, जैसे वो गैर फितरी समझे जाते थे ना कि कभी इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता, इस तरह क्या और पाकिस्तान मौलाना तहरीक बाय द वे आसिफ जरदारी से भी नाराज है। अच्छा, हाँ, वो समझते हैं कि इन्होंने भी धोखा दिया हमें। ओके। बिकॉज देखिए बात तो सीधी सी है ना कि जब ये फैसले हो रहे थे पहले भी कि हमने हुकूमत लेनी है कि नहीं लेनी, जी 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 जी। तो जब ये अभी कि ये हुकूमत लेनी चाहिए कि नहीं ये लेनी जो अब चाहिए। इलेक्शंस के बाद आई? हाँ, कि ओके। पीटीआई को करने दे, चलाने दे। हाँ हाँ, जब नून लीग में भी तो इख्तिलाफ मौलाना का था यही एक। मौक़िफ़ था कि आप मत लें हुकूमत, अच्छा पीटीआई को चलाने दें, देखते हैं क्या करते हैं, अच्छा। और ये सारा आईएमएफ का एजेंडा शंडा ये कर लें। मगर नहीं बात मानी, वो फिर बात दूसरी चली। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी अच्छा। कि पीटीआई के हवाले की जाए, तो वो यही चाह रहे थे कि नून लीग को साथ लेके चला जाए अच्छा। और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी गेम खेली है, हैं भी और नहीं भी हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं और बाहर भी बैठे हुए हैं। तो गाली जो सारी पड़ रही है वो नून लीग को पड़ रही है। जी। तो अब मौलाना यही कहना चाह रहे हैं उनके कि जरदारी साहब ने गेम बेहतर खेली है, नून लीग ने गेम इतनी अच्छी नहीं खेली। ओके। तो अब मौका है कि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए स्ट्रेटजी को। तो अब देखें, मौलाना की बात मियाँ साहब समझते हैं, तवज्जो उसकी तरफ देते हैं, आगे क्या बात को बढ़ाते हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा। सो वी हैव टू वेट एंड सी। बट मौलाना इज़ अ बिग प्लेयर नाउ, बिकॉज देखिए पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव रोल हो सकता है, अच्छा। एंड दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। तो ये जो राब्ता होगा, ये मुलाकात होगी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी या बजट के बाद मौलाना भी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं, आई कांट से दैट, उनकी पार्टी। आई कांट से दैट। ओके। मौलाना खुद तो शायद किसी किस्म का ओहदा नहीं लेंगे, मगर उनके अपने लोग जो हैं उनको वो दिलवा सकते हैं। ओके, इस तरह से एडजस्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात से तो मुबैना तौर पर जो मुलाकात हुई है उससे तो यही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया होगा। तो जाहिर है फिर इसका ये मतलब है मोहसिन नकवी साहब तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होती है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज साहब भी कहते हैं ना कि मेरे तो बेटा है, वो भी कहते हैं कि मेरा बड़ा करीब है मेरे। हाँ हाँ, वो भाइयों जैसा है। मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से तो मोहसिन नकवी भाइयों साहब जैसा तो ब्रिज है बताया। ना, मोहसिन नकवी इज द ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। यस, ओके, यही रोल उन्होंने पहले भी अदा किया है, ठीक। ये अभी भी वही रोल अदा करना चाह रहे हैं और वो करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक तो वो है। कर रहे हैं। अगर उन्होंने मौलाना से मुलाकात की है तो वहाँ जाके मौलाना से पूछा की चाहिए भाजी दसो तो सही, क्यों गुस्सा कर दे हो, खादम हाजिर है, दसो तो सही। ठीक है, तो वो जो उनकी डिमांड्स होंगी, शराइत होंगी, वो सभी मान ली जाएंगी। ये नहीं कि मान ली जाएंगी, उनकी शराइत जो हैं उनमें से कुछ नहीं मानने वाली बात, कुछ वैसे ही कही जाती हैं बार्गेनिंग के लिए। ओके। लिस्ट बना दी जाती है ना कि 10 आइटम्स ठीक हैं, है। उससे असली 3 चाहिए होते हैं ठीक और है। बना देती है 10। ओके। तो दूसरी साइड कहती है 10 तो नहीं हो सकते, वो चलो फिर 8 कर दो, और नहीं जी नहीं तुम ऐसा करो ना जी 1 ले लो, और नहीं जी नहीं चलो 6 कर दो। वो करते करते 2-3 ते आगे सेटलमेंट हो जाता है। इसका मतलब है आर्जी तौर पे एक बड़ी तहरीक का खतरा तो टल गया। हाँ, इकट्ठे होकर एक तहरीक चलाने का खतरा नहीं है, आर्जी तौर पे मगर मौलाना अपने जलसे करेंगे, जलसे करेंगे और उसमें वो हल्की फुल्की तनकीद का सिलसिला जैसे चल रहा है बिल्कुल वो जारी रहेगा। चलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल चलाएंगे। ठीक है। तो इसमें गेम में एक और एंट्री होने वाली है और वो है सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद खान साहब की। अच्छा, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। माजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफ़र हुई थी और उनके राब्ते मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब से भी उनके राब्ते इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, इसका वो आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे। लेकिन जो बात इन्वर्टेड कॉमर्स में वो ये कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब की बात वो ये कहते हैं, जी जी, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं करता रहा काम। तो अब की बार इतनी ख़ास उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो मुल्क के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो जो पार्टी बनाने की खबरें गर्दिश कर रही थी
कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, मौलाना ना सही, उनकी पार्टी तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है ना, तो फिर इशरत उल लिबास साहब आएंगे और उस पार्टी के क़याम की तरफ कोई ठोस कदम उठेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो पार्टी निकलेगी बाहर या उसका कोई कुछ होगा ख़ास। अच्छा। हाँ, ये अभी इट्स टू अर्ली, अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। अच्छा। पार्टी की ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो अभी नहीं, वो बाद में, अगर कोई पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा। अगर फिर वो बात की बात है। तो मैं नहीं समझता कि अभी वो इशरत साहब जो हैं वो आके शायद खाकान के साथ बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनकी सियासत पहले भी कराची की सियासत थी जी। और पहले वो कराची की सियासत में एक तरफ MQM था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी और तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो ये रोल प्ले करते रहे। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि अभी एक फैसला होना है कि कराची में गवर्नर कौन लगना है, तो सोडी साहब रहेंगे या कोई नया बंदा आएगा। ठीक, एक ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ अपना कोई बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जो MQM है वो बड़ी कमज़ोर लग रही है इस वक्त, उसकी जो लीडरशिप है बड़ी कमज़ोर लग रही है, और वो जो मुख्तलिफ पार्टी स्प्लिट हो गई फिर इकट्ठी हुई, तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इशरत साहब का ये भी कहना है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हेल्प के साथ उनको 4-5 सीटें जो मिल गई, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलनी थी। अच्छा। तो वो खोखले हैं, तो शायद वो ये कोशिश करेंगे आके कि किसी तरीके के साथ सारे MQM फैक्शंस को इकट्ठा करके ये लीडर बन जाए उनके, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ओके। तो उनका ये जो कहना है ना कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं मुझे मैं उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनका बंदा नहीं हूँ। एक्चुअली काम करना और बंदा होना एक कोई गल होंदी है, आपसी गल है। दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया। हाँ, तो मतलब है कि ही वाज ऑलवेज क्लोज टू द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। और याद रहे आपको कि मुशर्रफ साहब ने इनको बहुत सहूलतें दी थी, एंड बड़ी देर ये गवर्नर, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, पता नहीं कितनी रेजीम्स में, फिर भी बिल्कुल। तो इनके तल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं सबके साथ। दूसरी बात ये, इनकी तबीयत बड़ी ज़बरदस्त है, कूल, वेरी कूल, किसी को नाराज़ नहीं करते, बहुत पोलाइट एंड फ्लैटरिंग टू पीपल, कभी भी ऑफेंस नहीं लेते, कभी भी डील्स इन, प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, और ट्रस्ट लोगों का जो है ना उसको बिट्रे नहीं करते, और भाग दौड़ बड़ी करते हैं। अच्छा। मगर ये अब 10 साल हो गए हैं, तो अब 10 साल में बुढ़ापा भी आ जाता है, कुछ ना कुछ, इतनी जवानी भी नहीं रहती, उतनी भाग दौड़ भी नहीं हो सकती। अच्छा। मगर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है आयशा, क्या कि रहे वो दुबई में, मगर पाकिस्तान का जो व्हाट्सएप नंबर है उन्होंने वो कभी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का नंबर उनके पास अभी वही है जो उनके पास उस वक्त था। अच्छा। इसका मतलब है वो राब्ते में रहे हैं, बिकॉज व्हाट्सएप तो दुबई में चलता नहीं है। अच्छा। आपको पता है नहीं चलता? जी बिल्कुल पता है। अच्छा, तो उन्होंने अपना पाकिस्तानी नंबर रखा हुआ है। अच्छा। और मेरा ख्याल है वो बोटिम पे उसके ज़रिए बातें करते हैं लोगों के साथ। अच्छा, तो अब बात आई कि अभी हाल ही में मेरी चिड़िया की खबर है कि ये कहीं बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। अच्छा। उनको 3-4 लोग थे, उसमें बाबर साहब भी साथ थे इनके। अच्छा। ये मैं आपको चिड़िया की खबर दे रहा हूँ। बाबर गौरी साहब। बाबर गौरी साहब। ओके। दोस्ती है बड़ी इनकी। अच्छा। और ये समझते हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं। ओके। उनको बयान में भी है। हाँ, ये भी पढ़ा होगा है। बिल्कुल सही। तो ये कहीं बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे और तबसरे हो रहे थे, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। हाँ। तो ये 2-3 दफ़ा ऐसे सेशंस लगे, तो वहाँ ये बात चली कि यार तुसी इत्थे की करदे पे हो। ठीक। इत्थे तो तुसी फारग हो, तुसी यू आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, यू आर नोबडी, व्हाई डोंट यू गो बैक टू पाकिस्तान? जाके थोड़े से हाथ पैर मारें, लोगों को मिले, कुछ स्पेस अपने लिए क्रिएट करें। वहाँ तो हलचल अब शुरू होने वाली है, अब गड़बड़ तो वहाँ बहुत है। अब देखिए ना किस किस्म के वहाँ टेंशन्स चल रही हैं, और अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इश्यूज आने आगे, जबकि पीपल्स पार्टी मांगेगी और बहुत सी चीज़ें, और या रेजिस्ट करेगी, और उधर से एस्टेब्लिशमेंट का भी इश्यूज हैं विद PTI। तो आप कोई जाके रोल प्ले करें। कराची इज़ टू बिग टू बी लेफ्ट अलोन, और तो आप जायज़ राहत पैर मारें, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वहाँ ये हुआ कि चलो फिर चलिए जाके अच्छे बह के ढूंढ, अगर कुछ इनिंग्स खेलनी है तो लास्ट इनिंग्स हो जाए कराची में, because the only role he can play is in Karachi, and there in my view he can play the role of somebody who brings people together
and holds the fort. Or I think he can be an asset for the establishment. He was disowned in 2015. For what Well, it reason? wasn't so much a disowned, वो बड़ी complicated किस्म की politics चल रही थी. Okay. And so उस वक्त वो जो लोग थे, but he was the longest serving महल 10-12 साल रहे हैं, governor रहे हैं, maybe longer than that. And so longest therefore बहुत हो गया था और लोग भी तैयार बैठे थे गवर्नरशिप लेने के लिए. ठीक है, So then he was ठीक है. फिर ये इन्होंने कहा, दुबई "मैं चले चलता गए और वहाँ और जाके वहाँ गिटार बजाते रहे. गिटार बजाते रहे और बहुत लो की लो की रहे. किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में वो नहीं उन्होंने, मगर सबके साथ राब्ते में रहे. ठीक और बड़ी ईद के ऊपर कार्ड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सलाम दुआ हो रही है, खाने आज वो जा रहा है वहाँ उनको मिलने जा रहा है. इनको पता चल गया कि आयशा आई भी है, आयशा से मुलाकात कर ली, Nice. बस सलाम दुआ खैरियत ये वो PR अपने. So he is the right man for the right job. So I don't know what the job is, but आगे क्या जॉब निकलेगा, but I think he's hoping कि यार अब थोड़ी सी एक्शन हमें भी स्लाइस मिलनी चाहिए of the action. ठीक है. एंड सिंस बड़ी एक्सपीरियंस बहुत है उनको, CV तो अच्छा है. कराची की पॉलिटिक्स का हाँ. और एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का, और एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ भी तल्लुकात अच्छे थे. जी. अब पता नहीं क्या हालात हैं. मेरा ख्याल है कि अब जरदारी साहब गए हुए ना वहाँ. हाँ जी. अभी तो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल में. ज़ाहिर है एज प्रेसिडेंट वो तो नहीं किसी को मिलने जाएंगे ना, लोग ही मिलने आएंगे ना. तो अब ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है कि अगर वो हॉस्पिटल में हैं चेकअप के लिए, कोई उसमें नथिंग तो सीरियस, तीमारदारी में कोई हर्ज नहीं है. तो वहाँ जाना, Goodwill gesture. गुडविल जेस्चर, और फिर वहाँ सलाम दुआ हो जानी, ये हो सकता है. बिल्कुल. 2016 में तो जरदारी साहब ने ऑफर भी की थी और इन्होंने कहा था मैं आपके काम का भी नहीं रहूंगा और किसी तो और. इसी तरीके से मलिक रियाज भी मिल रहे हैं जाके जरदारी वो साहब भी को. खबर की तस्दीक हो गई है कि तो मीटिंग मिला है हुई जाके. है. जी. तो मतलब है कि चले ईश्वर साहब भी जाके मिल सकते हैं. मिल सकते हैं और फिर सारा जो इशरत कदा है वो आबाद हो सकता है. तो ये इसलिए मेरा ख्याल है वो आएंगे, अभी नहीं. अच्छा. अभी तो ये बात उन्होंने छेड़ी है ना. हाँ. अब वो अपने थोड़े से पर ऐसे हिलाएंगे, फड़फड़ाएंगे, हाँ. लोगों को मिलेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थोड़े से सिग्नलिंग करेंगे, फिर उधर से सिग्नलिंग का इंतजार होगा कि क्या उनका क्या रवैया है, मैं आऊँ मैं ना आऊँ, खादिम हाजिर है, ब्ला ब्ला. चले. तो ये अब थोड़ा सा चलेगा, मगर उन्होंने अपने इरादे जो है ना, नेक इरादे हैं, वो इजहार कर दिया. चले, वाटर टेस्टिंग. मैं आई एम अवेलेबल. ठीक है. अवेलेबिलिटी को कबूल किया जाता है, ये नहीं, आने वाले दिन इसका तयन करेंगे. फिर वापसी पर उनका रोल क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर आपने जाना. वापस आते हैं ब्रेक के बाद. शो में एक बार फिर खुशामदीद और अब शामिल कर लेते हैं आपके सवाल. हमारे पास सवाल है लाहौर से मुदस्सिर साहब का. सर थोड़ा सा ना हमें ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ उसके बारे में बताएं कि जो ट्रंप और बोरिस जॉनसन और मोदी, इमरान खान इन पाकिस्तान, ये सारा एक ग्लोबल बॉयल हो रहा है काफी अरसे से, एक पॉलिटिकल टेम्परेचर, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? एक फार लेफ्ट को चांस दिया जा रहा है, सोशलिज्म को चांस दिया जा रहा है टू री इमर्ज? इसके बारे में जरा थॉट्स बताएं. जी अच्छा, अभी बड़े 2-3 सर्वेज बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं. इप्सोस का भी हुआ है, 1-2 और भी हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं, बाकी जगह पे भी हुए हैं. 2-3 चीज़ें वाजे हैं. अब ग्लोबल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं आप. एक तो ये है कि इवन इन अमेरिका एंड मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप जो स्विंग है इज़ टुवर्ड्स द राइट, नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट. पॉपुलिज्म जो है वो राइट विंग पॉपुलिज्म की तरफ जा रहा है. अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी बहुत से मुल्क हैं ऐसे, मैंने काफ़ी दफ़ा हवाला दिया उसका. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, कि राइट की तरफ क्यों स्विंग जा रही है, सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रही. फार राइट को अब एक नई टर्मिनोलॉजी निकली है. अब वो फार राइट नहीं कहते, राइट कहते हैं. मतलब ये है कि अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है फार राइट. पहले तो एक फ्रिंज ग्रुप था, उसको कहते थे फार राइट. अब क्योंकि वो फ्रिंज नहीं रहा, वो मजॉरिटेरियन की तरफ जा रहा है, तो उसको राइट कहना शुरू कर दिया. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब अमेरिका में अभी बड़े इंटरेस्टिंग कुछ स्टेटिस्टिक्स निकले हैं जो कि विच विल सरप्राइज यू. एक ग्लोबल सर्वे हुआ है, उसमें उन्होंने सवाल पूछे हैं एक इस किस्म के कि आप खुश हैं, आपकी अपनी हुकूमत के साथ खुश हैं कि नहीं हैं. तो अमेरिका में जो जवाब मिला वही जवाब उन मुल्कों में मिला जहाँ पॉपुलिज्म बढ़ रही है, राइट विंग पॉपुलिज्म बढ़ रही है. सारे कहते नहीं हम नहीं खुश.
मगर अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपकी ज़ाती जहाँ तक ज़ात का मामला है, आर यू सेटिस्फाइड, तो फिर वो कहते हैं हाँ हम भी सेटिस्फाइड। मगर जब आप पूछते हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, तो सारे ये कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट का डायरेक्शन ठीक नहीं है। सारे जो है वो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, सारे जो है वहाँ इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ तक कि ये फॉरेन इंटरवेंशन जो है उसके ख़िलाफ़ भी राइट विंग जा रही है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें अपने मुल्कों का ख्याल करना चाहिए, हमें दुनिया की तरफ नहीं अब देखना चाहिए, उनको बेल आउट्स नहीं देने चाहिए, हमें ये ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें छोड़े, हम वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन कंट्रीज़। यहाँ तक कि यूरोप के अंदर बिल्कुल एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है कि EU जो है इसका क्या फ़ायदा, हमें तो अपने मुल्क के मफाद में करना चाहिए। ये कम्युनिटी जो बन गई है इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, नो यूज़ टू अस। तो बरतानिया ने जब ये छोड़ा था तो इसी किस्म का सेंटिमेंट था ब्रेक्सिट का। अब यूरोप के अंदर भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि हैं जहाँ इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं कि अब भी यूरोपियन कम्युनिटी जो है इट इज़ नॉट कोहेसिव, इट इज़ नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग, और हमारी जो सॉवरेंटी है ऑफ अ नेशन स्टेट वो हमसे छीन ली गई है एंड वी वांट टू रिवर्ट बैक। एग्जांपल, EU की पॉलिसीज़ हैं ऑन इमिग्रेशन, ऑन ह्यूमन राइट्स। अब जो राइट विंग की तरफ जो शिफ्ट हो रही है पॉपुलर ओपिनियन, वो इट्स अगेंस्ट सम ऑफ दीज लिबरल पॉलिसीज़। तो इसलिए ये एक डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप साहब हैं वो अब पहले तो बिल्कुल सोच भी नहीं कर सकता था कि ये जो इनकी रिवाइवल हो जाएगी। अब ये है वो जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ जो लीड थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है जो बाइडन की, और ट्रंप जो है इज़ बिकम अ रियल कंटेंडर। अच्छा, अब ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ क्या हैं? ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ यही हैं कि जी हमें बाहर एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का ये बड़ा जंगजू किस्म की ये इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए, मेक्सिको से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए एंड एट्सेट्रा, और वीज़ा पॉलिसीज़ तकड़ी होनी चाहिए एंड सो ऑन। अच्छा, तो हालांकि अमेरिका की इकॉनमी इज़ ओके, जो बाइडन इज़ नॉट डन अ बैड जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट इट्स लोएस्ट एंड सो ऑन। यूरोप में इंग्लैंड का हाल देख लें, इंग्लैंड में भी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसके अंदर किस किस्म का सेंटिमेंट अब आप देख रहे हैं, और उन्होंने जो इलेक्शन नई कॉल की है वो इसीलिए की है क्योंकि इकॉनमी थोड़ी सी इम्प्रूव की है और इन्फ्लेशन गिरी है। उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, बाकी तो हर जगह पे लेबर जो है वो बढ़ रही है मगर वी शुड डू दिस। और हालांकि वो अब टैक्सेस रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इतनी गुंजाइश नहीं है। क्यों? डिफेंस बजट्स बढ़ रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिफेंस बजट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन, नेटो। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो वो तो ये कहेगा कि जी अपने खर्चे आपने खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, सारा आपने बोझ अमेरिका पे डाला हुआ है अपने यूरोप की डिफेंस का, तो फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ने पड़ेंगे। अब ये यूक्रेन में जो पंगा ले लिया है, अमेरिका ने पंगा लिया है और यूरोपियन कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी साथ गई है। अब आप देख लें कि उसका क्या नतीजे निकल रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। दे डोंट लाइक दैट, क्योंकि जितना वो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं यूरोपियंस उतना सोशल सिक्योरिटी जो है वो कम करनी पड़ती है। और ये सारे जो मुल्क हैं दे बेस्ड ऑन वेरी बिग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो कि वहाँ की मईशत जो है इट्स इम्पॉर्टेंट टू द वोटर। तो अब सारी फार राइट पार्टीज़ जो है वो राइट पे आ गई हैं और वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनका जो सपोर्ट बेस है वो बढ़ रहा है, और अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सो अमेरिका के अंदर भी वही ट्रेंड है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट इमिग्रेशन, और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, और वहाँ भी लोग जो हैं दे शिफ्टिंग टू द राइट। नाउ ये इस सूरत में अब पाकिस्तान में आप देखें हम कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ तो राइट एंड लेफ़्ट तो कभी इशू नहीं बना, सारी राइटिस्ट हैं यहाँ तो, इस्टेब्लिशमेंट से लेके सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग योर फ्रेंड इमरान खान, उनसे बड़ा राइटिस्ट कोई नहीं है। अब बातें वो करते हैं इस्लाम की और इक्वालिटी की, बट एक्चुअली पॉलिसीज़ आर ऑल राइटिस्ट पॉलिसीज़। व्हाट अबाउट पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जो है वो बातें करती है सोशलिज्म की, उनके पास सिर्फ एक सोशलिज्म का हथियार है, दैट इज़ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि जेन्युइनली इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज़ एवर हैपेंड इन दिस कंट्री। और अभी भी सारे ये मानते हैं कि एज अ डायरेक्ट रिलीफ फॉर द पुअर इट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो पीपल्स पार्टी की बड़ी खिदमात हैं। पीपल्स पार्टी अभी भी इन हालात में इज स्टिल अ लिबरल पार्टी इन मैनी वेज। हालांकि कार्ड नहीं खेलते नहीं, कार्ड वो नहीं खेलते, राइट विंग का कार्ड पीपल्स पार्टी नहीं खेलती। उनके और प्रॉब्लम्स हैं,
बट बाकी तो सारे देर ऑल राइटिस्ट्स। जी। राइटिस्ट से मुराद ये है कि दे विल सपोर्ट राइट विंग इनिशिएटिव्स, वेदर इट इज़ clamping down on the media, whether it is promoting certain Islamic quote-unquote right-wing policies in the education sector and so on, and also with alliances with the West. So that's where we are. I think the shift all over the world is towards populism. और आप देख लें नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म के लिए पहुंच रहा है, जीत तो शायद जाएगा वो, मगर क्या उस उतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरा ख्याल है कि नो। तो यू सी यूरोप में जो इंडिया में 10 साल पहले हुआ, यूरोप में अब होने जा रहा है। तो यहाँ तो वो 10 साल उन्होंने काट लिए, तो उसका जो पावर था राइट विंग का और हिंदुत्व का, वो डिमिनिश कर गया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो जो शोर शराबा था ना, शाइनिंग इंडिया, वो फ़ारग हो गया। अब कोई शाइनिंग इंडिया उस तरीके से वो नहीं रही, और जिस तरीके से वहाँ की लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नरेंद्र मोदी ने अंडरमाइन किया है, इंडियन सेक्युलरिज्म को, उसका बैकलैश आ रही है। एंड दुनिया में भी इंडिया की वो जो स्टैंडिंग थी वो नहीं रही जो पहले रही थी। आप देख ही रहे हैं जिस किस्म की कनाडा और अमेरिका और यूके की तरफ से जो सेंशरिंग, जो क्रिटिसिज्म आ रही है ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये पहले सोच भी नहीं सकते थे आप कि इस किस्म की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में देयर मे बी ए पुश बैक, बट द प्रोसेस इज़ द सेम दैट स्टार्टेड इन इंडिया। और पाकिस्तान में भी वही है पॉपुलिज्म। दिस इज़ राइट विंग पॉपुलिज्म पाकिस्तान में इमरान खान की, इट्स नॉट लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म। एंड मगर पाकिस्तान अब पहुंचा वहाँ जहाँ इंडिया 10 साल पहले मोदी के साथ पहुंचा था। अब फ़र्क ये है कि मोदी इज़ इन पावर, इमरान खान इज़ नॉट इन पावर। इसी तरीके के साथ लॉट ऑफ दीज राइट विंग पार्टीज़ आर नॉट येट इन पावर इन यूरोप, बट दे आर कमिंग टू पावर। यहाँ यही है कि अगर इमरान खान साहब has better luck, he might come back to power, and in which case it will be a pretty right-wing sort of a government. चलिए, आलमी रुझानात का तज्जिया हो गया, अभी और भी बहुत से समय हैं। सेठी साहब के तज्जिए को लेकर हक में और ख़िलाफ़ में क्यों जाते हैं रुझानात, ब्रेक के बाद आके इस पर करेंगे बात। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। एम आबिद मलिक साहब मीरपुर ख़ास से ये दुखती रग को लेकर एक सवाल कर रहे हैं। हमारे पीटीआई वाले भाई के हक में अगर कोई तज्जिया हो जाए तो तमाम पीटीआई वाले भाई आपकी मिसाल देते हैं। नदम सिटी साहब ने ये बात बोल दी, बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं। तो जब उनके खिलाफ आपका तज्जिया कोई चले जाए तो या तो उनको सांप सूंघ जाता है या आपके खिलाफ छड़ दौड़ते हैं, मुखालफत शुरू कर देते हैं। ये बात पीटीआई वाले क्यों करते हैं और ये दूसरे लोग क्यों नहीं करते? ये पीटीआई वालों को पूछें कि दे स्पीक विद फॉक्ड टंग। अब बात यह है कि पीटीआई वाले तो जो भी उनके हक में कभी को बात कर दे उसको उठा लेते हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ होता है उसके ख़िलाफ़ फिर ठकाठक लग शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ कोई असूल तो है नहीं, वहाँ तो प्योर एंड सिंपल, जिसे आप कहते हैं ना, अपॉर्चुनिज़म है। अच्छा, अब मेरे साथ ज़्यादा ही कोई थोड़ा प्यार है, क्योंकि खान साहब जब भी मौका मिलता था तो वो मेरा जिक्र काफ़ी करते थे। आपको ख़ुद ही पता है कि अब खान साहब का क्या प्रॉब्लम था मेरे साथ, वो मैंने शायद कभी बताया या किसी वक्त आप पूछेंगे तो बता दूंगा। अच्छी कहानी है वो भी। और बड़ी दिलचस्प है कि उसमें कोई सियासत इतनी नहीं है, उसमें कुछ और ही चीज़ें हैं। मगर अब ये है कि मेरा प्रॉब्लम आजकल ये हुआ है कि पहले मुझे ये कहा जाता था कि आप तो नवाज शरीफ साहब के और पीट नून लीग के बड़े करीब हैं और आप तो अब उनके स्पोक्समैन हो चुके हैं। ये उस वक़्त से जब से मैंने कहना शुरू किया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और ये होगा, तो ये इसको कैसे पता है? इसका मतलब है ये भी साजिश का हिस्सा थे। ये नहीं कि मेरी चिड़िया हर जगह पे थी और मुझे खबरें मिल रही थी, नहीं। आप भी उन्हीं साथ बैठे हुए थे, लंदन प्लान वारा। अच्छा, फिर वो कोई मियाँ साहब के साथ एक दो तस्वीरें आ गई जिसके साथ ओ देखो जी एक दूसरे की कितने करीब होके बैठे ने, ये है हुआ। अच्छा, अब तो यहाँ से लोगों ने 2+2 करके 22 बना के मुझे नून लीग का एक सपोर्टर, क्या मतलब है कि आप समझे पॉलिसी मेकर ही बना दिया। अच्छा, अब मसला ये था मेरा कि मुझे खान साहब की सियासत के साथ काफ़ी इख्तलाफ थे और मुझे नून लीग की सियासत के साथ भी पहले बड़े इख्तलाफ थे। मगर जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला जिस तरीके के साथ, उसके बाद मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई और एंटी इस्टेब्लिशमेंट टीआई हो गई, बिकॉज ज़्यादती की और एंटी जुडिशरी। अब जाके
एहसास हुआ इस बात का कि उनके साथ ज़्यादती हुई। इसीलिए मियाँ साहब जब भी मौका मिलता है कहते हैं कि मुझे बताया वो कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, जिन्होंने किया उनको पकड़ो दकड़ो और रिकॉर्ड को ठीक करो। क्योंकि ज़ाहिर दुखी है, वो ज़्यादती की थी उनके साथ। अच्छा, तो उसके बाद फिर 2018 की इलेक्शन हुई और वहाँ भी ज़्यादती की, वो जीती हुई इलेक्शन थी नून लीग की, इन्होंने खान साहब को जिता दिया। तो ज़ाहिर है वो तो दुखी थे, तो ज़ाहिर है आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, तो इसलिए आई स्टूड विद व्हाट वाज राइट। तो अब आइए कि उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अब लोग ये कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, नून लीग ये समझती है कि मैं पहले इनके साथ था, अब मैं कभी कभी पीटीआई की तारीफ़ कर देता हूँ या कुछ हकीकत बयान कर देता हूँ जिससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री, पीटीआई इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, द लास्ट इलेक्शन वाज नॉट फेयर, जब ऐसी मैं बातें करता हूँ, और जुडिशरी जो थी पहले जो थी वो खान साहब के ख़िलाफ़ थी, अब उनके, तो पीटीआई वाले बड़े खुश होते हैं और वो समझते हैं कि ये यार ये इसकी बात को बढ़ाना चाहिए, तो वो आगे आगे बढ़ के बढ़ाते हैं। जब मैं कुछ और बात कर देता हूँ तो वो मेरे ख़िलाफ़ पुराना जो रवैया उनको वो आ जाता है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और आजकल मैं प्रो पीटीआई हुआ हूँ। पीटीआई कहती है नहीं नहीं वो प्रो पीटीआई तो नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन है। अभी एक पीटीआई के कुछ लोग वो ट्विटर पे लगे हुए हैं कि जी वो सिटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को जो है उसको टो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल के प्रोग्राम में ये कहा कि जी जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये जो क्लैश है ये इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी का, इसके साथ बड़े मसले बन सकते हैं। पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का जो क्लैश है इसके साथ बड़े मसले बन सकते हैं, क्योंकि पावर सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ फिर फ्रस्ट्रेशन में आके, डेस्परेशन में आके कुछ ऐसे इकदाम करे, ऐसे कदम उठाए कि सबका नुकसान हो जाए। तो लोगो जी सिटी धमकी दे रहे हैं, सिटी इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमैंट प्रोवोक कर रहे हैं, ये कहा गया प्रोवोक कर रहे हैं सिटी। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं जेन्युइनली आई एम कंसर्न कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मगर लोग जो है हर चीज़ को अपने अंदाज से ही देखते हैं जो कि उनको सूट करता है। नून लीग में भी बड़े लोग हैं आजकल जो कह रहे हैं कि यार सिटी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ये सानू बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से एक था, वो तब्दील नहीं हुआ। क्या था वो, मैंने उस वक्त भी ये कहा था और उस वक्त भी मेरे कुछ नून लीग के लोग मेरे से नाराज़ हो गए थे। मैंने ये कहा था कि आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो मैं समझता था सही हुआ, उसके बाद आपने जब हुकूमत ली पीडीएम ने, तो मेरा ये मौक़िफ़ था जो कि मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा कि आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2 चीज़ें करें, उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें और चले जाएं घर और इलेक्शन लड़ें। क्यों, कौन सी 2 चीज़ें थी जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दी? मैंने कहा एक तो ये जो नैब की जो तरमीम है ये ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बड़ी वन साइडेड है और इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि ये जो खान साहब लगे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये जिसके साथ मैं समझता था बड़ी रिगिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है, इसको फ़ारग किया जाए स्कीम को। उसके बाद मैंने कहा इलेक्शन कॉल करें, क्योंकि मेरा ये ख्याल था, मैं अभी भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि उस वक्त खान साहब बड़े अनपॉपुलर हो चुके थे। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि नून लीग की चांसेस बढ़ गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, कि अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते, उस वक्त इकॉनमी खान साहब के हाथ ख़राब हो रही थी, लड़ाई झगड़े दुनिया के साथ हो रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, सब के साथ, तो बेहतर यही था कि उस वक्त इलेक्शन कॉल कर लेते। तो मेरा ये ख्याल था कि खान साहब हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे। इन्होंने वो फ़ैसला नहीं किया, इन्होंने कहा कि हमने रहना है, ये बैठ गए। मेरा ये ख्याल था ये बैठेंगे तो इनको IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ बंदूक रखेगी कि हूँ तुम बह गए हो, चलो फिर इलेक्शन नहीं करानी, चलो फिर करो IMF का प्रोग्राम। और जब IMF का प्रोग्राम करेंगे तो आप उड़ जाएंगे, आवाम से आप दूर हो जाएंगे, आवाम आपको गालियाँ देगी, बिकॉज बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम है। नहीं संभाल लाएंगे। उसमें जब मिफ्ता इस्माइल साहब इनको कह रहे थे कि जी IMF का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तो उस वक्त नून लीग के लोग कुछ कह रहे थे, नहीं उसके बगैर ही ऐसे काम चला लाएंगे, डॉलर को हम 200 रुपये पे ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गली कोई नहीं। और मैंने बड़े गुस्से में बहुत सी बातें कही थी कि ये आपका गलतफहमी है, आपको चलाना पड़ेगा IMF का प्रोग्राम, जब आप चलाएँगे तो ये होगा। वही हुआ। तो इसलिए आई थिंक दिस वॉज द इशू। तो उससे कुछ लोग मेरे नाराज़ हो गए।
है। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये बैठ के काम करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त, तो वो भी मेरे खिलाफ हो गए कि यार की लगाया करन। मगर मैं एक बात आपको कहूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ था उस वक्त, मगर खार उनकी बात नहीं सुनी गई या उन्होंने ज़बरदस्ती या ज़ोर के साथ अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया। जो काउंटर पार्टी थी नून लीग के अंदर, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बनवा लिया मियाँ साहब से, और फिर जो हुआ जो आपके साथ हुआ। अभी भी जब ये इलेक्शन हुई और तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि आपको ये गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी, आपको चाहिए था कहते जी नहीं, वी हैवंट वन and we don't need to take the support of the establishment, ये पीटीआई जीती है, उनको गवर्नमेंट बनाने दें, चलाए ये गवर्नमेंट। तो फिर क्या होता, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको पीटीआई के साथ बैठ के काम करना पड़ता, खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करना पड़ता, मुल्क को बचाते। फिर देखते क्या होता, अगर इन्होंने IMF प्रोग्राम करना था खान साहब ने, तो फिर ये उड़ जाते, जैसे ये लोग उड़ गए अब, तो फिर नून लीग का फिर चांस बन जाती। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बैठना है, हम नहीं करना है। अब वो आप देखें उसके साथ हुआ क्या है, हुआ ये है कि नून लीग उड़ गई है, इमरान खान धंधना रहे हैं, उनकी पार्टी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। और अब मौलाना फजल जैसे लोग भी इस हुकूमत से दूर हो रहे हैं, वो भी नाराज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से मुझे कुछ नून लीग के अंदर लोग जो कहते हैं कि नहीं यार ये तो रेबल हो गया है, उधर पीटीआई वाले कहते हैं नहीं, ये है तो इसकी सिंपथीज़ तो वही हैं, या तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या ये नून के साथ है, हमारे साथ तो है नहीं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, आई एम टेकिंग पोजीशंस दैट आई थिंक आर गुड फॉर द कंट्री। जब मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, इलेक्शन होने चाहिए थे, दैट वाज गुड फॉर द कंट्री। जब मैं कहता हूँ कि इस्तीफ़ा पीटीआई को हुकूमत देनी चाहिए थी, दैट वुड बीन गुड। अगर ना भी गुड होता तो नून लीग के लिए तो बुरा नहीं होना था ना, जो अब सूरत हाल है। तो अब एंड सिमिलरली एस्टैब्लिशमेंट वुड हैव फाउंड अ वे। अब तो जब मैं कहता हूँ कि अब मुश्किल हो गया फाइंडिंग अ वे, अब तो लगता है ऐसे कि और हम मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भाई मेरी अपनी व्यू होती है, मैं तबसरे करता हूँ, देखता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। एक ज़माने में मैं बिल्कुल नून लीग के ख़िलाफ़ था, बिकॉज उस वक़्त ये बड़े करीब थे ज़ियाउल हक साहब के, और उसकी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे, तो मैं इनको अपोज़ कर रहा था, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए और नून लीग की हुकूमत की छुट्टी हुई, हमारा ये ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इनलाइटेंड मॉडरेशन जिसके उन्होंने वादा किया था वो करेंगे। तो थोड़े अरसे के लिए हमने फिर अपनी तनकीद करना उस गवर्नमेंट की बंद कर दी थी। मगर फिर उसके बाद तनकीद शुरू हो गई जब वो इनलाइटेंड मॉडरेशन से दूर हो गए, और फिर अमेरिका का एजेंडा फॉलो करना शुरू कर दिया और डबल गेम खेलनी शुरू कर दी। तो देन जो अच्छे रिलेशन थे विद जनरल मुशर्रफ वो ख़राब हो गए। मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये होता है कि किसी नई हुकूमत को एक मौका मिलना चाहिए। जो भी पहले प्रेजुडिस होती है उनको ख़त्म करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जब वो नहीं डिलीवर करते तो फिर तनकीद करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। एंड मैं ना एंटी पीटीआई हूँ ना प्रो पीटीआई हूँ, ना एंटी नून लीग हूँ ना प्रो नून लीग हूँ, ना मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ ना मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं प्रो पाकिस्तान एंड वो मैं बाद में आता हूँ। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है आप मेहरबानी करके छलांग ना मारे, मुझे ख़त्म कर लेने दें। टाइम ख़त्म हो गया, टाइम हो गया ख़त्म, मगर मुझे पीपल्स पार्टी की भी बात करनी है। जी, पीपल्स पार्टी जो है ना, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट पार्टी एंड बड़ी उसकी हिस्ट्री है और तारीख़ है। जरदारी साहब इज़ अ वेरी वाइज पॉलिटिशियन। मैं समझता हूँ कि इट्स गुड दैट ही इज़ इन द प्रेसिडेंसी। मेरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कोई पॉजिटिव रोल अदा करे और इस जो क्राइसिस है इसमें से सबके साथ मिलके इसको क्राइसिस से इस मुल्क को निकाले। बाकी आई बात, आई एम मोर प्रो पाकिस्तान दैन मैनी सो कॉल्ड प्रो पाकिस्तानीज। हमारे पास और कोई जगह नहीं है, यही हमारा घर है, यही हमारी जन्नत है। और अगर हम इसको दोज़ख बना रहे हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी जिम्मेदारी है। लाइक यू, आई लव पाकिस्तान। आई डोंट वांट टू लिव एनीवेयर एक्सेप्ट इन दिस कंट्री, एंड दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री इफ ओनली वी कुड कम टू अ कंक्लूजन एंड मेक इट ग्रेट। तो कभी आपको प्रेसिडेंसी की ऑफर होगी तो आप कबूल करेंगे? मेरा ख्याल है इसी गला साफ करने के साथ ना हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेटते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।